स्टार्टिंग विद द रिविजन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये जो चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई को जब हम कर रहे थे तो इस चैप्टर को जो वैल्यू सप्लाई कैटेगरी फॉर्म करके रखी। कैटेगरी कैसी थी? कैटेगरी थी कि जनरल लेवल पे क्या होता है, जनरल लेवल पे भी आप वैल्यूएशन करते हो। एक कुछ सर्कमस्टेंसेस इसने देके रखे हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंस होंगे तब तुम क्या करोगे। और एक इसने क्या दिया, रूल नंबर 32 दिया है जिसमें कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज देके रखी है कि इस तरह की सर्विस होगी तो ऐसे ऐसे ही तुमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी थी वो कौन सी थी? जनरल नेचर की कैटेगरी। अब ये जो जनरल नेचर की कैटेगरी है, इस जनरल नेचर की कैटेगरी में मैंने कौन सा सेक्शन पढ़ा था? तो जनरल नेचर की कैटेगरी में मैंने सेक्शन नंबर 15 को करा था। तो मैम ये सेक्शन नंबर 15 में है क्या? सेक्शन नंबर 15 आपका अगेन डिवाइड होता है 3 तरह से। एक सेक्शन नंबर 15, मैडम ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है मैडम। अब सही है। एक सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2, एक होता है आपका सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 3, ऐसे डिवीजन है इसका। अब सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 बड़ी जनरल सी बात करता है, बोलता है जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। मतलब अगर मैंने 10,000 में आपको कोई चीज दी है तो वो 10,000 ही वैल्यूएशन होगा, लेकिन तब जब बोथ पार्टी क्या है, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। और प्राइस क्या होना चाहिए? प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर प्राइस आपका क्या है, सोल कंसिडरेशन है और दोनों पार्टी रिलेटेड नहीं है, तब हमारा जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस आप ले रहे हो वही आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। मैम रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब है? रिलेटेड पार्टी का मतलब वही है जो आप सेक्शन नंबर 15 में कर रहे थे। लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो गए, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली हो गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गए, ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, हम उसको कंट्रोल करें वो हमको कंट्रोल करे, दो लोग मिलके किसी और को कंट्रोल करे, कोई और मिलके हम लोगों को कंट्रोल करे। ये सारी चीजें क्या है, तुम्हारी रिलेटेड पार्टी में ही आती है, जो हमने शेड्यूल नंबर 1 में ऑलरेडी चेक करके रखा था, सेक्शन नंबर 7 शेड्यूल नंबर 1 सप्लाई की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं सिर्फ एक काम करना, ये जो तुमने ट्रांजैक्शन वैल्यू बोली यही नहीं होगी, कुछ चीजें तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, उसमें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेस भी करना पड़ेगा। कुछ चीजों को ऐड करोगे, कुछ चीजों को लेस करोगे। करके रखा था। अब वो ABCD क्या थी? तो बोलते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या है? ए फॉर होता है SSC। SSC क्या भरता है? टैक्स भरता है। तो बोलता है किसी भी तरह का टैक्स अगर लगा है आपके ट्रांजैक्शन पे, जो भी ट्रांजैक्शन या सप्लाई आपने किया, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो, किसी भी तरह का उस पर अगर टैक्स लगा है तो वो टैक्स इंक्लूड होगा आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेकिन अगर वो टैक्स कौन सा है, GST वाला टैक्स है, उसको आप इंक्लूड मत करना वैल्यूएशन में। इसका रीजन ये था कि अगर आप वैल्यूएशन में इसको इंक्लूड करोगे तो GST आपने कमाया ही नहीं है, वो आपकी इनकम नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की इनकम है। तो गवर्नमेंट की इनकम पे टैक्सेस नहीं, आपको क्या नहीं होता, वो आपकी इनकम नहीं होती, तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स भी आपकी ही क्या है, कमाई हुई चीजों पे लगता है। फिर आता है हमारा 15 15 टू बी क्या है मैम? बी से बिहाफ होता है। अगर सप्लायर के बिहाफ पे मेरा बायर क्या कर रहा है, रेसिपिएंट क्या कर रहा है, कोई भी एक्सपेंस करता है, मैंने बोला मुझे कोई खर्चा करना है, मैं सेलर हूँ, मैं नहीं करती, एक काम करो तुम ही जाके क्या कर दो, ये पेमेंट कर दो, बात तो वही पड़ी, तुम मुझे देते मैं उसको देती, तो क्या हो गया, सप्लायर के बिहाफ पे मेरे बायर ने अगर कोई पेमेंट करके रखा है तो उसका मतलब है ये वैल्यूएशन में इंक्लूड होगा। सी से क्या था मैम? तो 15(2)(c है। 15(2)(c मेरा चिल्लर एक्सपेंस है, जिसको इंग्लिश में चिल्लर एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी एक्सपेंसेस इंसिडेंशियल नेचर के हुए हो, एंसिलरी नेचर के हुए हो, अप टू दैट पॉइंट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी करने तक जितने भी एक्सपेंस कर रहे हो, चाहे पैकिंग हो, कमीशन हो, किसी भी नाम से हो, व्हाटसोएवर नेम, कोई भी नाम हो, वो सब तुम्हारे में इंक्लूड होते हैं। डी से क्या आता है मैम? डी से आता है तुमने डिले कर दिया, डी फॉर डिले, डिले कर रहे हो, अगर तुम पेमेंट करने में, तो डिले करने से पेनल्टी भी लग सकती है और डिले करने से तुम्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता
आया है तो ये भी तुम्हारे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। तीसरा था तुम्हारा एक्स्ट्रा बेनिफिट। ई फॉर क्या था हमारे लिए? ई फॉर था हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट। मैम ई फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब, ई फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब भी क्या करती है, सब्सिडी दे रही है, किसको दे रही है मैम ये सब्सिडी? ये हमेशा सेलर को मिलनी चाहिए सब्सिडी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेलर को सब्सिडी देता है तो इंक्लूड मत करना वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में। लेकिन कहीं कोई भी चीजें हैं जो क्या है, वो अगर कैशबैक दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी, आपके वैल्यूएशन में इंक्लूड होगी। जैसे पेटीएम से मैं कुछ भी खरीदती हूँ, मुझे बोला 100 की चीज तुमको 70 में मिल जाएगी, उन्होंने सब्सिडी दी है, उन्होंने सब्सिडी दी है, और सब्सिडी तो किसको मिल रही है? बायर को मिल रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी सब्सिडी सेलर को मिल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तभी ये सब्सिडी तुम्हारे वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनती है। फिर आते हैं 15(3) में क्या था मैम? 15(3) पूरा डिस्काउंट से रिलेटेड था, और ये बोलता है डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है। ऑलरेडी जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई था, जो पता था कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हें मिलने वाला है, और एक डिस्काउंट क्या है, फ्यूचर में तुमको मिलेगा। अभी तुमको बता दिया है कि मिल सकता है तुमको डिस्काउंट, डिस्कशन अभी हो गया टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन फ्यूचर में वो कंडीशन तुम पूरी कर लोगे। तो बोलता है अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई तुम्हें क्या है डिस्काउंट मिला है, तो जब तुम सप्लाई कर रहे हो तभी मिल रहा है, या सप्लाई के पहले ही मिल चुका है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस कर देना। लेकिन फ्यूचर वाला अगर माइनस करना चाहते हो, तो कंडीशन ये है कि ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई की कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। एंड वाली कंडीशन है, इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा। ये हमने ये देखा है। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन 15 के बाद। मैम सेक्शन 15 के बाद रूल दिए थे, कौन से रूल देखे रखे थे? सेक्शन 15 के बाद जो रूल दिए वो है रूल नंबर 27, रूल नंबर 29, 30, 31, 32 तक के रूल्स हमको देके रखे। सबसे पहले आते हैं हम किस पे, रूल नंबर 27। अब ये जो रूल 27 से पूरी चीजें चालू हो रही है, स्पेशल नेचर है चीजों का, कुछ स्पेशल नेचर वाली चीजें हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमने करके रखा था। तो रूल नंबर 27 बोलता है कि अगर चाहे आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया हो या फिर आपने सप्लाई ऑफ सर्विस किया हो, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, और ये जो सप्लाई हो रहा है इसमें जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, कंसिडरेशन होली मनी में नहीं है, होली क्या है, मनी नहीं है कंसिडरेशन। तो ऐसे में क्या होगा, तो कैसा हो सकता है मैम? होली का मतलब समझ नहीं आया था, तो होली का मतलब है, सपोज करो तुम एक्सचेंज कर रहे हो, तुम कोई नई चीज खरीदने गए, पुरानी चीज एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि पुरानी का जो दाम देना है वो हम देंगे और बाकी का बचा तुम हमको कैश में दे देना। तो तुमने कैश भी दिया और तुम्हारे गुड्स भी दिए तुमने, तो ये हो गया नॉट होली इन मनी। तो बोलते हैं रूल 27 बोलता है इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहली सोचते तो देखो, जो चीज तुम खरीदने जा रहे हो उसका मार्केट वैल्यू क्या है। मैं एक लैपटॉप नया खरीदने गई और मैंने मेरा पुराना लैपटॉप दिया और साथ में कैश में जितना बनता था वो कैश का दे दिया, तो मुझे सबसे पहले अगर वैल्यूएशन करना है वो नए वाले लैपटॉप की, तो मैं देखूंगी कि ओपन मार्केट वैल्यू में वो लैपटॉप कितने का बिक रहा है। हम ओपन मार्केट वैल्यू अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो मनी में कितना दिया, बोलो कि तुम मनी में कितना दे रहे हो, उसके साथ साथ जो चीज तुमने एक्सचेंज में दी, पुराना लैपटॉप जो तुमने एक्सचेंज में दिया उसकी मॉनेटरी क्या कर लो, वैल्यू ले लो। तो आप मॉनेटरी वैल्यू लोगे किसकी, ओल्ड असेट की तुम्हारी मॉनेटरी वैल्यू ले लो कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या हो सकती है। मैम हमारे पास तो ओल्ड में क्या है, मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं दे के रखा, अब क्या कर लेंगे हम? तो मैंने कहा जब तुमको जो नया है उसकी वैल्यू भी नहीं पता, पुराना है उसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो एक काम करो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, प्रोडक्ट्स लो, उसकी प्राइस देखो कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो क्या करें, तो बोलता है जो प्रोडक्ट तुम खरीदने जा रहे हो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है। या तो उसको तुमने क्या किया होगा, सामने वाले ने प्रोडक्शन किया होगा, उसका प्रोडक्शन नहीं किया तो सामने वाले ने उसको क्या किया होगा, एक्वायर किया होगा। प्रोडक्शन किया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, और एक्वायर किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा।
तो कॉस्ट में क्या करो, 10% का प्रॉफिट ऐड कर दो, मतलब कॉस्ट एंड 110% कर दो, यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, वैल्यूएशन हो जाएगी। और अगर ये भी नहीं है तुम्हारे पास, कॉस्ट की डिटेल भी नहीं है, तो फिर तुम क्या करो, रूल नंबर कौन सा लगा लो, रूल नंबर 31। रूल नंबर 31 बोलता है जो रीजनेबल मेथड होगी हम वो रीजनेबल मेथड क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ये है क्या तुम्हारा रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 में ही दे के रखा है रूल नंबर 30 और साथ में रूल नंबर 31। फिर आते हैं हम किस पे, रूल नंबर 20। हम रूल नंबर 28 तो बोलते हैं, ये जो रूल नंबर 28 है, रूल नंबर 28 में दिया है अगर आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो, चाहे गुड्स का करो चाहे सर्विस का करो, चाहे आप क्या कर रहे हो, गुड्स का सप्लाई कर रहे हो चाहे आप सर्विस का सप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये जो सप्लाई हो रहा है आइदर रिलेटेड पार्टी को हो रहा है या फिर ये सप्लाई किसको हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन को हो रहा है। मैम फिर से रिलेटेड पार्टी, हाँ रिलेटेड पार्टी ये वही है जो तुमने शेड्यूल 1 में पढ़ के रखी थी। डिस्टिंक्ट पर्सन वही है जो तुमने शेड्यूल 1 में पढ़ के रखा था। और तुम्हें मैं ये सीधे सीधे बता दूं, ये पूरे रूल 27, 28, 29, 30 हमने पढ़ा था, ये इसीलिए बने क्योंकि शेड्यूल 1 में लिखा है जब जब विदाउट कंसिडरेशन कोई क्या होगा, सप्लाई होगा, तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे जब कंसिडरेशन ही नहीं है, तो उसके पूरे वैल्यूएशन के रूल्स 27, 28, 29, 30 में ही देख के रखे हैं। तो 27 क्या हो गया, जब फुल्ली कंसिडरेशन नहीं है तुम्हारा कैश में। अब दूसरा हो गया, शेड्यूल 1 में भी तो यही लिखा था कि जब गुड्स या सर्विस का सप्लाई रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को होता है विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको हम सप्लाई मानते हैं। तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पर वैल्यूएशन करके बताया कि उस चीज का वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बोलते फिर से क्या लो, एक काम करो तुम ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। फिर से क्या करो तुम, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अगर मैम हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या करें, अब डायरेक्ट लाइक क्वालिटी पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन यही है, तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है, तो लाइक क्या कर सकते हो, लाइक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स पे तुम जा सकते हो। और वो भी नहीं है तो अब तुम्हारे पास फिर वही ऑप्शन है, रूल नंबर 30 अप्लाई करो, जो बोलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी तुम्हारे पास है उसका 110% कर। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, रूल नंबर 1 अप्लाई करो, जो रीजनेबल होगा वही क्या करोगे तुम, रीजनेबल मेथड लगाना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि अगर तुम क्या हो, रिलेटेड पार्टी हो और रिलेटेड पार्टी करते हो, ये रहा कौन सेलर। सेलर ने क्या किया, अपने रिलेटेड पार्टी को गुड्स सपोज करो सेल किए, वो बोलता है अगर ये रिलेटेड पार्टी एज सच गुड्स किसी अनरिलेटेड पार्टी को सेल कर देती है, तो ये जितने में सेल कर रही है उसका क्या कर लेना, 90% तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो बोलता है अगर एज सच सेल कर रही है, तो एज सच का मतलब हमने समझा था कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गुड्स पे आप कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी प्रोसेस करते हो तो वो अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस सर्विस का भी वैल्यूएशन फिर यहाँ पे जुड़ना चालू हो जाएगा, वो सेपरेट सप्लाई है। तो बोलते हैं कि एज सच अगर ट्रांसफर कर रहे तब जाके जितने में वो अनरिलेटेड को ट्रांसफर कर रहा है उसका 90% देखना। और इसमें हमने लाइक काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों लिख के रखा है उन्होंने लैंग्वेज में, उसको भी समझा था, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वही जरूरी नहीं है बिक जाएगा, पुराने प्रोडक्ट में से भी तुम क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, इसलिए वहां पे वर्ड लिखा है लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो प्रोडक्ट बेचा है उसका 90% तुमको लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बात और कही थी इनने कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को तुम क्या करते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को तुमने अगर सप्लाई ऑफ सर्विस किया है और इस डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आईटीसी का होता है, अवेल होता है, तो उस सर्विस का कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, मिल लेंगे। और इसका रीजन बताया था, टैक्स लेके भी वो क्या करेंगे जब तुमको पूरा पूरा आईटीसी मिल जाएगा। तो इसलिए बोलती है कि ऐसे केस में डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर सर्विसेज मिल रही है तो हम उसका क्या करेंगे, वैल्यूएशन नील पे लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा क्या, रूल नंबर 27 हमने किया था, रूल नंबर 28 हो गया, रूल नंबर अब बचता है हमारा क्या 29, 30 भी हो गया हमारा, 31 भी हो गया। हम रूल नंबर 29 में क्या दिया है, तो बोलता है जब प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स सप्लाई कर,
प्रिंसिपल क्या कर रहा है, अपने एजेंट को जब क्या करता है, गुड सप्लाई करता है, तो फिर बोलते हैं कि एक काम करो ओपन मार्केट वैल्यू देख लो। तो यहाँ पे जब प्रिंसिपल चेक कर लो, नहीं है मैम ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो तुम क्या सकते हो कि जो रिलेटेड पार्टी को इसने क्या किया, सेल किया, वो रिलेटेड पार्टी एज सच गुड्स किसी और को सेल करती है, तो उसका 90% तुम क्या ले सकते हो, वैल्यू ले सकते हो। ये किसके लिए दे के रखा है तुमको, रूल नंबर 29, जब एजेंट को दिया जाता है। एजेंट से बात याद आती है फिर से कि मैम ये एजेंट वही एजेंट है जो शेड्यूल 1 के एजेंट है। और शेड्यूल 1 में क्या एजेंट दिए थे मैम, उसने कहा था अगर एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस बना सकता है तो ही वो एजेंट होगा, अदरवाइज वो एजेंट नहीं हो सकता शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब हमने कल प्रूफ किया था कि 27 से 29 तक के जितने भी वैल्यूएशन दे के रखे वो और किसी के नहीं, शेड्यूल 1 जो कर दिया ना इन्होंने कि विदाउट कंसिडरेशन भी ये सप्लाई है, उसी के वैल्यूएशन को बताने के लिए कहा गया है। फिर आते हैं अब रूल नंबर 32 में क्या है, तो अलग अलग स्पेसिफाइड सर्विस क्या करके रखी है, रूल नंबर 32 में दे के रखी है। तो सबसे पहली सर्विस यह फॉरेन करेंसी अगर आप क्या करते हो, सेल या परचेस करते हो, तो उसके लिए देख के रखिए कि अगर आप फॉरेन करेंसी सेल परचेस करते हो तो क्या होगा। तो बोलते हैं अगर आप फॉरेन करेंसी का सेल परचेस करते हो और एक करेंसी क्या है, इंडियन करेंसी है, एक करेंसी या करेंसी डिनोमिनेशन क्या है, इंडियन करेंसी है, तब क्या होगा। तो बोलते दो चीजें हो सकती है, इंडियन करेंसी है और आपके पास आरबीआई का क्या है, रेफरेंस रेट मौजूद है, और हो सकता है आपके पास आरबीआई का रेफरेंस रेट क्या नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आरबीआई का अगर कोई सेल कर रहे हो फॉरेन करेंसी, आरबीआई के सेलिंग रेट से डिफरेंस देखो और तुमने कितना सेलिंग रेट लगाया है, इन दोनों का डिफरेंस देखना होगा। और यूनिट जितने भी फॉरेन करेंसी यूनिट तुमने सेल किए हैं उससे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और अगर परचेस रेट क्या दिया है उसको लो और फॉरेन करेंसी से इनटू कर दो। लेकिन अगर मैम हमारे पास आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ता है, आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है तो क्या करो, इंडियन करेंसी जो भी होगी उस इंडियन करेंसी का क्या लेना होगा, तुमको 1% लेना होगा, ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। जीएसटी नहीं निकला है अभी, ये तो सिर्फ वैल्यूएशन निकाला है। फिर वो दूसरा बोलते हैं अगर सपोज करो मैम इंडियन करेंसी ही नहीं है, अभी तो आप बोल रहे थे कि इंडियन करेंसी है तो या तो आरबीआई रेफरेंस रेट होगा या तो आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं होगा। अब हम बोल रहे हैं कि इंडियन करेंसी ही नहीं है, मतलब हम डॉलर से क्या कर रहे हैं, सपोज करो डॉलर से मैं येन में क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट कर रही हूँ, कहीं से कहीं तक इंडियन करेंसी नहीं है, तो हम बोलते हैं इसको भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, इसको भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, इसमें से विच एवर इज क्या होगा, लेस होगा, उसको उठाओ और उसका क्या करो, 1% करो, ये तुम्हारा क्या है, वैल्यूएशन है। फिर बोलते हैं इसके अलावा एक ऑप्शन, एक मेथड और है तुम्हारे पास, वो मेथड ये है कि कितना है, 1 लाख रुपीज तक क्या जा रहा है कन्वर्जन का। तो बोलता है 250 लेंगे हम क्या, वैल्यूएशन, और कितना, 1%, 1% ऑफ 1 लाख, विच एवर इज, मुझे याद नहीं आ रहा हायर लिखना था कि लोअर लिखना था, हायर हायर। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कर लो मिनिमम 250 तो वैल्यूएशन होगी ही होगी। अगर तुम सपोज इधर पहुंच गए, सपोज करो 20,000 का ही तुम क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, 200 रुपीज ही आता है, फिर तो 1%। तो बोल रहे नहीं नहीं 250 तो कम से कम वैल्यूएशन होगी ही होगी, ये हमने देखा था। फिर इसके बाद में मोर देन 1 लाख, और यहाँ पे जा रहे हैं हम 10 लाख तक। अब वो बोलता है कितना करना है तुम्हें, 10 लाख में से सबसे पहले 1 लाख माइनस कर दो, और उसका कितना परसेंट था मुझे तो याद नहीं आ रहा, कितना परसेंट था, 0.5%। 0.5% 0.5 प्लस प्लस 1000 लिखना है। मैम क्यों 1000 लिखा, ये 1 लाख का 1% 1 लाख का 1%। इन्होंने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। फिर मोर जाओगे तो मोर देन 10 लाख पे जाने पे कुछ था, क्या था, 5500 500 प्लस 0.1%।
whichever is lower. 0.1%. is 0.1%। और ये 0.1% किसका है? 10 लाख में से 10 सबसे पहले क्या माइनस कर देना था मुझे? अबाउट 10 लाख में से 10 लाख माइनस करना था। अबाउट 10 भी- लाख जो भी होगा उसमें से 10 लाख माइनस कर दो कि 10 लाख की वैल्यूएशन तो ऑलरेडी या 5500 कवर हो गई है। ये और 60,000 विच एवर इज हायर करो कि लोअर? लोअर। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट मेथड कि इसके हिसाब से भी तुम क्या कर सकते थे? वैल्यूएशन कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा फॉरेन करेंसी का रिवीजन। फिर हमने क्या देखा था कि मैंने इसको बोला, ये कौन है मैम? ये एयर ट्रैवल एजेंट है। इसको बोला भाई मेरी क्या कर दे, एयर टिकट बुक करके दे दे। 2 जगह की टिकट भाई सब बुक कर सकते हैं। क्या डोमेस्टिक बुक करेंगे ये, या फिर क्या करेंगे इंटरनेशनल टिकट हमारी क्या करके देंगे, बुक करके देंगे। तो डोमेस्टिक टिकट अगर ये बुक कर रहे हैं तो जो भी बेसिक फेयर होगा उसका 10% था ना? मैं भूल गई। 5%। लेकिन जब इंटरनेशनल होगा उस बेसिक फेयर 10% ऑफ बेसिक 10%। हम बेसिक फेयर क्या होता है? तो बेसिक फेयर का हमने ये मतलब देखा था जिससे जनरली एयरलाइन वाले क्या देते हैं, कमीशन देते हैं इस एजेंट को। तो जिस बेसिक फेयर पे ये जो एजेंट को ये लोग एयरलाइन वाले कमीशन देते हैं वही बेसिक फेयर का 5% या 10% वैल्यूएशन हो जाएगा। ये हो गई 2 चीजें। फिर तीसरा एक बहुत सिंपल सा कुछ देखा था मैम, वो वाउचर वाला कुछ था कि वाउचर की वैल्यू क्या होगी, कूपन की वैल्यू क्या होगी। तो वाउचर और कूपन की वैल्यू में कुछ खास नहीं था, जो उसके फेस पे लिखा है वही क्या होगी, वाउचर और कूपन की वैल्यू होगी। इसके अलावा उसका कुछ भी नया कुछ भी नहीं था। फिर मैम कुछ तो आपने लाइफ इंश्योरेंस, मैंने कहा था लाइफ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए बोलते हैं क्या तुमने इन्वेस्टमेंट दिया है लाइफ इंश्योरेंस में या फिर नहीं? बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जितना तुम प्रीमियम चार्ज कर रहे हो वो पूरा की पूरा प्रीमियम तुम्हारा क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तुमने पूरी रिस्क उठा के रखी है। लेकिन अगर सामने वाले को बोल रहे हो कि एक काम करो 10,000 का प्रीमियम तो 4,000 तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में जुड़ता जाएगा 4,000 तो तुमको वापस मिल जाएगा। तो एक्चुअल में तुमने कितना कमाया? तुमने 6,000 कमाया। तो जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट को नेट ऑफ करना पड़ता है प्रीमियम में से। एक बार वाइज प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, प्रीमियम सामने वाले से लेते हो। सिंगल है तो मुझे ऐसा लगता है शायद 12.5% था ना? 10% लेना है। लेकिन 10% किसका? प्रीमियम जो है तुम्हारा, उस प्रीमियम का 10% लो। लेकिन जब तुम बार बार ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर में तो 25% होगा प्रीमियम का, और यहाँ से तुम्हारा 12.5% चालू होता है हर साल के प्रीमियम के लिए। इतना हम वैल्यूएशन लेके चलेंगे। फिर बात आती है किसकी? फिर बात आती है तुम्हारी सेकेंड हैंड गुड्स की। सेकेंड हैंड गुड्स में हमने 2 तरह की सर्विसेज देखी। सेकेंड हैंड गुड्स में देखा था ये क्या है, हमारी कार है। हम चाहते हैं क्या कि हमारी कार को हमको सेल करना है, सेकेंड हैंड है, मैंने यूज की, मुझे चाहिए, मैं मेरी कार को सेल कर दूं। तो अगर मुझे मेरी कार को सेल करना है तो मैं किसके पास जाऊंगी? सेलर के पास चली जाऊंगी। तो बोलते हैं ये जो चीज है ना, यहाँ पे मार्जिन स्कीम चलती है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या चलती है? मार्जिन स्कीम चलती है। मैम मार्जिन स्कीम का मतलब ये लाख में खरीद लिया, अब ये सेलर किसी और पार्टी को ये कितने में दे रहा है? ये देगा उसको सपोज करो 15 लाख में। तो इसने मार्जिन कितना कमाया? 5 लाख का मार्जिन कमाया। तो यहाँ बोलते हैं ये जो मार्जिन स्कीम है ना, मार्जिन स्कीम का मतलब है ये जो आपकी मार्जिन है, यही मार्जिन आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन मार्जिन स्कीम लगाने के लिए ध्यान रखना, ये जब परचेस कर रहा है ना कार को, इस पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। अगर इसको परचेस करके इसने आईटीसी क्लेम कर ली तो इसको मार्जिन स्कीम नहीं लगेगी। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आप सेल करते हो जितने वैल्यू पे प्रोडक्ट को सेल करोगे उस पे ही फिर जीएसटी लगेगा। तो या तो आईटीसी ले लो, आईटीसी लोगे तो फिर पूरे 15 लाख में क्या लगेगा? जीएसटी, क्योंकि आपने सिर्फ 3 लाख में गुड्स बेचा है। और अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे तो मार्जिन स्कीम में आ जाते, मतलब 5 लाख पे फिर आप पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। फिर नेक्स्ट इसमें एक और चीज थी मैम। नेक्स्ट चीज क्या थी? नेक्स्ट ये था कि आपने लोन लिया,
आपने क्या किया, लोन लिया, लोन लेके आपने लोन का क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। अब जो सामने वाला पर्सन लोन ले रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, जो सामने वाला पर्सन लोन ले रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो जो इंसान क्या है, लोन ले रहा है और लोन लेके लोन का रीपेमेंट नहीं करता, हम उससे क्या करते हैं, रीपोजेशन कर लेते हैं गुड्स का। लोन का क्या होता है, अगर आप रीपेमेंट नहीं करो तो जो गुड्स के लिए आपने लोन लिया था उसका क्या हो जाता था, रीपोजेशन हो जाता था। तो बोलते हैं अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से रीपोजेशन कर रहे हो तो बोलते हैं जिस टाइम तुमने इस गुड्स को खरीदा था और आज जब ये गुड्स रीपोजेस करके क्या हो रहे हैं, डिस्पोज हो रहे हैं, मतलब बेच दिया जा रहा है, डिस्पोज किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पर क्वार्टर 5% वैल्यू का रिडक्शन करेंगे। हम क्यों करोगे पर क्वार्टर 5% का रिडक्शन? सपोज 2017 में इन्होंने लोन लिया, अब 18, 19, 20, 21, 22 में आके रिपोजिशन हुई प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो लगता ही है ना। तो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग क्या की, वैल्यू कम की, और जिस वैल्यू पे अब ये डिस्पोज होगी उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। लेकिन जब रजिस्टर्ड पर्सन की कोई प्रॉपर्टी को रिपोजेस किया जाता है तो ये 5% के फंडे खत्म हो जाते हैं, जितने में इसने क्या किया था, खरीदी थी ना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं होगा, 5% कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जितने डिस्पोज ऑफ हो रहा है ना वो डिस्पोजल पे ही क्या लग जाएगा, इनको जीएसटी लग जाएगा। तो ये सारी थी हमारी इंपॉर्टेंट सर्विस। फिर इसमें एक चीज और बोली थी, लॉटरी में क्या बोला था, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के बारे में बोला था। मैम जब हमने पढ़ा था सप्लाई की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन में आपने गुड्स पढ़ाया था, गुड्स की डेफिनेशन में बोला था एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। फिर आपने बताया था यही एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड कर रखा है शेड्यूल 3 में, लेकिन उसमें बोला है ऑल द एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग। उसी लॉटरी वैल्यूएशन, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप देने जा रहे हैं, और बोलते हैं लॉटरी के रिस्पेक्ट में क्या करना, जो भी आपकी फेस वैल्यू है लॉटरी की 28 कर देना, या फिर जो प्राइस नोटिफाई करके रखा है गवर्नमेंट, मैम वॉइस क्लियर नहीं हो अभी ठीक है? यस मैम जो भी प्राइस नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने वो लेना, डिवाइड बाय क्या कर देना, 128, इसमें से विच एवर इज हायर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन। लेकिन मैम बैटरी और गैम्बलिंग का क्या, तो बैटिंग और गैम्बलिंग में सीधे जो फेस वैल्यू होगी उसका 100% ही आपका क्या हो जाता था, वैल्यूएशन होता था। तो ये पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक नई चीज और आती है, और वो नई चीज क्या है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक नई चीज और आती है, और उस नई चीज को हम बोलते हैं क्या, प्योर एजेंट। हम प्योर एजेंट क्या होता है, जैसे कि मैं कौन हूं, मैंने बोला तुम सबके इनकम टैक्स के रिटर्न मैं फाइल करूंगी, मैंने बोला मैं तुम सबके क्या करूंगी, इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करूंगी। तो सबसे बड़ी चीज, हमने इस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया। एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाना। मैंने तुमको कहा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के रिटर्न अब से मैं फाइल करूंगी, हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करा। प्योर एजेंट जब तुम कर रहे हो तो सबसे पहले शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, किसके बीच में, हम लोगों के बीच में। अब मैंने कहा मुझे तुम्हारा क्या करना है, टैक्स भरना है, तुम सबके टैक्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी टैक्स भर देती हूँ, मेरे बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट कर देती हूँ, कल चल के क्या करना, मुझे वो पैसा वापस दे देना। देखो इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक अलग सर्विस थी, ठीक है, लेकिन हमने एक और एग्रीमेंट किया कि मैंने बोला कि सुनो मेरे को पैसा चाहिए, तुम बोले मैं तो बाहर हूँ और मैं अपना पिन किसी से शेयर भी नहीं करने वाली, तो मैंने कहा एक काम करो, मैं मेरी तरफ से अभी इनकम टैक्स के रिटर्न तो भर दिए, तुम्हारा उसका पैसा अलग है, तुम्हारा जो इनकम टैक्स है वो भी मैं ही भर देती हूँ, बाद में तुम मुझे क्या करना, रीइंबर्स कर देना। तो ये सपोज करो सबके तुम्हारे मेरा इनकम टैक्स कितना भरा, 1000 रुपए का मैंने तुम्हारा इनकम, जब मैं तुमसे चार्ज करूंगी 500 का, मेरा सपोज करो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो पैसा अलग है, लेकिन जो मैंने तुम्हारा टैक्स भरा, 1000 रुपए का जो टैक्स भरा, तुम मुझे कल चल के 1000 रुपए वापस दे दोगे। इट इज जस्ट रीइंबर्समेंट, ये कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं थी, सिंपल तुमने क्या किया, रीइंबर्समेंट किया।
इस 1000 रुपए से मैंने कुछ नहीं कमाया, तुम्हें दिख भी जाएगा कि टैक्स पेड कितना है, 1000 रुपीज है। 1 रुपए भी ना तो मेरा इंटेंशन था रखने का, ना ही मेरी इच्छा थी कि मैं क्या करूं, 1 रुपए भी उस 1000 रुपए में से मैं रखूं। तो बोलते हैं प्योर एजेंट में सबसे पहली चीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, अगर सपोज करो तुमने मुझे बोला, अक्षय ने बोला कि मेरा है ना सामान आ रहा है मैम, आप क्या करो, एक काम करो उतार दो क्योंकि हमको पुणे में ही बेचना है, तो एक काम करो आपके वेयर हाउस पे रख लो। रख लिया मैंने आपके वेयर हाउस पे। अब जब मैंने मेरे वेयर हाउस पे रखा, उन गुड्स को रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, टाइटल रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बिल्कुल भी क्या है यहाँ पे मेरी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ उसने बोला इसलिए मैंने रख लिया। ठीक है। अब सपोज करो उतारने में उसने बोला ट्रांसपोर्टर ने कि भाई हमको भाड़ा तो दो, इन्होंने दिया ही नहीं है, 50,000 रुपए लगेगा, मैंने 50,000 दे दिए। एज इट इज 50,000 ही मैं अक्षय से रिकवर करूंगी और कुछ भी इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। गुड्स अगर किसी के बिहाफ पे रिसीव किया, आप उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना तो गुड्स का टाइटल होल्ड करोगे, और अगर आपने किसी पर्सन के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है, सिर्फ वो खर्चा मिलेगा, उससे एक एक्स्ट्रा रुपए आप चार्ज नहीं कर रहे हो। मतलब प्योरली एक एजेंट की तरह काम कर रहे हो कि तेरा काम मैं कर दूंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मतलब बोलते हैं ना निस्वार्थ भावना, यहाँ पे आप क्या चल रहे हो, निस्वार्थ भावना के हिसाब से चल रहे हो, उसे बोलते हैं हम प्योर एजेंट। तो दिस कंप्लीट्स योर ओवरऑल वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिविजन अलोंग विद द प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट। जब प्योर एजेंट करोगे, ये 4 कंडीशन कंपलसरी लिखनी होगी कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। पॉइंट नंबर 2 कि तुम उसके बिहाफ पे कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तुमको उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं चाहिए, और ना ही उसके गुड्स में कोई टाइटल रखना चाहते हो, और यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट तुमने खर्चा किया वही तुम्हें वापस मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा वापस मिलने वाला नहीं है। ठीक है। दिस कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू ऑफ सप्लाई।